हेलो बच्चों। मेरे बच्चों, आज हम फिर से डिफ्रैक्शन में कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाया था ना। डिफ्रैक्शन में हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, हमने सारे सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे। अब उन फॉर्मूलों पे, उन कॉन्सेप्ट पे आज हम क्वेश्चन करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस लेक्चर में डिफ्रैक्शन को फिनिश कर दें, है ना। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जल्दी से। चलो देखो, मेरी तरफ आ जाओ। और जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा हो ना, पहले वो पिछला वाला लेक्चर देख के आए, क्योंकि इसमें मैं मोस्टली कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन की बात करूंगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो आपको ये लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसलिए प्लीज आप एक बार देखो पिछला लेक्चर, फिर इधर आओ। तो जैसे मान लो डिफ्रैक्शन में होता क्या था कि हमारे पास एक स्लिट थी और एक स्क्रीन थी। तो मैंने कहा मान लो कि ये कोई एक स्लिट है और उसके सामने यहाँ एक स्क्रीन है। जिस दूरी को अपन बोलते थे कैपिटल डी, यही एफ के बराबर। मान लो इस पे एक लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ ले लेते हैं लैम्डा बराबर कुछ भी 500 नैनोमीटर, और ये स्पेसिंग ले लेते हैं ए बराबर 0 पॉइंट, दिस इज 1 नैनोमीटर या 1 mm कर लो, चलो बेस। तो मैंने कहा मान लो डी बराबर एफ बराबर कुछ मान लेते हैं 1 मीटर। तो बात आई कि अगर ये स्लिट सेपरेशन है तो ये फ्रॉन ऑफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में एक डाटा देकर के मैं आपसे ढेर सारी चीजें पूछ लेता हूँ, आ जाओ। तो फर्स्ट मैंने आपसे लिखा फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है। लीनियर वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड एंगुलर वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, थर्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ मैक्सिमा। फोर्थ मैक्सिमा की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड हो गया, फोर्थ ये ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ढेर सारे ना, एक एक मिनट के क्वेश्चन। एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, कब की बात है। एक और पूछ लूं, चार हो गए ना, पांच पूछ लेता हूँ, शुभ होगा। थोड़े शुभ नंबर से शुरू करते हैं। फिर फिफ्थ अगर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म बिटवीन थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री टू थीटा बराबर 30 डिग्री। ये मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला तो याद ही है, आप उन फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करके इन्हें सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप पहले स्क्रीन को पॉज करो, फिर इसे सॉल्व करो। मैं तो तुरंत सॉल्व करता हूँ, आप ईमानदारी रखोगे ना, और की बात। चलो सोल्यूशन। तो बात है, क्या पूछा है आपसे, लीनियर वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या फॉर्मूला होता था सेंट्रल मैक्सिमा का, बीटा सी बराबर बीटा सी 2d लैम्डा बाई ए। तो अगर वैल्यूज रखेंगे तो एक लाइन में आंसर आएगा, बीटा सी बराबर 2, बी की वैल्यू 1, लैम्डा मीटर में होगा 10⁻⁷, और दिस इज 0.1 mm, तो कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁴। तो बेटा ये इससे कट जाएगा, तो बीटा सी बराबर 5 2 10 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज बीटा सी बराबर 10⁻⁻2 मीटर, यानी बीटा सी 1 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। पहले का आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर, देख लो एक बार चेक कर लो अपना। सेकेंड सेकेंड में क्या पूछा बेटा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो थीटा सी कल निकाला था ना, 2 लैम्डा बाई ए। तो यहाँ पे आएगा 2, लैम्डा की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू है 10⁻⁴। तो बेटा देख, ये इससे कट जाएगा, -3 5 2 10, दिस इज आ जाएगा 1 इंटू
10⁻², रेडियन, क्योंकि एंगल है ना तो रेडियन में आएगा। सही किया ना मैंने? बेस 3, हाँ बिल्कुल सही है, दिस इज रेडियन। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये दिस। अगले वाले में क्या पूछा है? एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ मैक्सिमा। तो क्या कंडीशन थी मेरे प्यारे बच्चे? मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन कल रटाई थी ना? चलो बताओ एक बार क्या था? ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये किसकी कंडीशन थी? मिनिमा। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमा। तो ये था 2n+1 λ/2, और n कहां से शुरू होता था? 1 से। हमसे कौन सी पोजीशन पूछ रहा है? फोर्थ मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है, यानी n बराबर 4 रखना है। ए साइन थीटा बराबर 4 रखेंगे तो 2 × 4 + 1 इंटू λ/2। तो यहां से आएगा साइन थीटा 4 2 8 9, लैम्डा लैम्डा है 5 10 की घात -7 बाई में 2a 10⁻⁴। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो यहां से आएगा साइन थीटा 5 और 9 45/2 इंटू 10⁻⁵। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 45/2 10⁻⁹। दिस इज द एंगुलर पोजीशन। पक्की बात है? समझ पाए मैंने क्या किया बेटा? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो कल फॉर्मूला जो कंडीशन समझाई थी उसको यूज कर रहा हूं, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं यहाँ पे ना, बिल्कुल सिंपल। अगले में क्या कह रहे हैं? एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमम। तो मिनिमम की कंडीशन क्या थी भाई? 4 ए साइन थीटा बराबर n लैम्डा, n बराबर 3, यहां से आएगा साइन थीटा बराबर 3 λ/a। पक्की बात है ना? तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 3, लैम्डा कहाँ है बेटा? देख, लैम्डा कहाँ पे? लैम्डा यहाँ लिखा हुआ है 5 10⁻⁷, तो जैसे आ जाएगा 5, और ये है 10⁻⁴। तो अगर आंसर निकालें, चलो आंसर यहीं लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, बट थीटा बराबर साइन इनवर्स 5 3 15, और दिस से दिस कट जाएगा, ये आएगा 15 इंटू 10⁻⁻, इतना रेडियन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ना? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, यही 3 4 चीजें पूछी जाती हैं और यही डाटा दिया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, मुझे शुभ करने के लिए ले लिए थे, कहाँ दिया? बोलते हैं कैरेट नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म बिटवीन थीटा बराबर -30 से +30 के बीच में कितनी फ्रिंजेस हैं? तो आजा निकाल लें, पता करते हैं कितने मैक्सिमा बने हैं, फिर आंसर आ जाएगा। तो अपन कंडीशन लगा देते हैं। देखो क्या कंडीशन है भाई? मैंने कंडीशन लगा दी मैक्सिमा। मैंने कहा मेरे पास है ए साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2। थीटा 30 दे रखा है ना ऊपर एंगुलर पोजीशन सेंटर से, ये आएगा ए साइन 30 यानी 1/2 इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। 2 में 2 को मान लो। देखो अपने को n में इंटरेस्ट है, तो ये आ जाएगा 2n+1 इज इक्वल्स टू a/λ। ये पता है ए कितना है भाई? 10⁻⁴, और लैम्डा पता है 5 × 10⁻⁴। दिस इज 2n+1। तो अगर इसे काटेंगे तो दिस से दिस कट जाएगा, ऊपर आएगा 1005, 3 पावर 9, 1000/5। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 5 2 10 200। तो 2n+1 की वैल्यू आई है 200। इसका क्या मतलब है भाई? जरा फील करो तो, n अगर निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो यहाँ पे कि कितना आंसर है, बट अपन फील कर लेते हैं ना। तो यहाँ से आएगा 2n+1 बराबर 200
फील करोगे तो यही फ्रिंजेस हैं, टोटल आंसर तो यही होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे n निकालोगे, फील करो टोटल आंसर क्या होगा। जैसे ये सेटअप है और ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ऊपर अगर अपन यहाँ से n निकालें तो ऊपर के सारे मैक्सिमा आ जाएंगे। n यहाँ बने होगा ना, यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने मैक्सिमा ऊपर होंगी, n आएगा। पक्की बात है बिल्कुल। चलो ऐसे n तो नीचे भी होंगे, जैसे जो यहाँ से n आएगा उतना ऊपर उतना नीचे, और एक मैक्सिमा और सेंटर वाला जीरो के करस्पॉन्डिंग जो आता है। तो बात है सर, टोटल अगर मैक्सिमा या टोटल फ्रिंजेस की बात करें तो कितने हैं, n n 2n प्लस 1, यानी दैट इज द आंसर। यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगी दैट इज इक्वल टू 200। एक लाइन में पक्की बात है ना, मेरी समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन थीटा वाला, और बीटा सी थीटा सी याद होना चाहिए। आई गारंटेड कि एक भी क्वेश्चन नहीं अटके। पक्की बात है। आगे चलें। तो ये जो पूरी कहानी की मैंने अभी पिछले लेक्चर और अभी इसके लेक्चर में, ये पूरी कहानी थी फ्रॉन ऑफ अ सिंगल थ्रेड। और अगर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन की बात करें नीट और जेई में तो यहीं से आता है, बोर्ड में भी कभी क्वेश्चन है यहीं से आया, नहीं है। एक दो क्वेश्चन है जो इधर उधर छोटे छोटे टॉपिक से आते हैं, मैं सबको कवर कर देता हूँ। आ जाओ देखो। देखो एक क्वेश्चन आता है फ्रॉन ऑफ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। जरा हेडिंग डाल दो तो देखो, समझा दूं क्या आता है। फ्रॉन ऑफ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो ना, इधर आओ। चलो मेरी तरफ देखो भाई। देखो तो फ्रॉन ऑफर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखो ये सिलेबस में नहीं है ना, बट इसमें एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है जो एक दो बार पीवाई के उसमें दिखे हैं, तो आई होप समझ लेना चाहिए। आ जाओ देखो, कुछ है नहीं, 2 मिनट का काम है, तुम समझ जाओगे जरा। तो ये स्क्रीन है बेटा, और डबल स्लिट की बात हो रही है ना, तो एक स्लिट ऐसे, बस पक्की बात है। एक स्लिट की जो स्लिट विड्थ होगी, मैंने कुछ ए मानी और दोनों के बीच की दूरी डी मानी, जैसे YDSC में मानते हैं। और मैंने कहा कि ये कैपिटल डी है, ये लैम्डा की वेवलेंथ आ रही है। तो सोचो होगा क्या यहाँ पे। पहली बात तो सर एक स्लिट है तो यहाँ इसका डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन बनेगा, मतलब डिफ्रैक्शन का 2 पैटर्न बनेगा सिंगल स्लिट वाला, एक इसका एक इसका, यहाँ पैटर्न बनेगा। ओके बात है ना, इस स्लिट। और क्या होगा, अगर ये दोनों, ये जो लाइट है एक ही सोर्स से आ रही है तो ये सोर्स और ये सोर्स कोहेरेंट हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स पड़ा है। और अगर ये दोनों कोहेरेंट हो गए तो ये दोनों इंटरफेरेंस भी करने लगेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर है। कि सर डिफ्रैक्शन का भी पैटर्न बन रहा है इधर, और इधर इंटरफेरेंस का भी पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये और ये भाई लोग कोहेरेंट हैं। सही है। तो अगर मैं सोचूं तो इसी स्क्रीन पे 2 पैटर्न है, इसके जस्ट सामने यहाँ कहीं डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न ऐसे बना होगा, ऐसे ये डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न, जिसमें ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा फर्स्ट, सेकंड, ये यहाँ पे से। बाकी बात नहीं बेटा। और अगर मैं इसी स्क्रीन पे देखूं, देखो मैं अलग अलग फिगर बना करके आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप फील करें। इसी स्क्रीन पे इंटरफेरेंस का भी मैं अपने पास पैटर्न बना होगा, मतलब कुछ ऐसे।
इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो बराबर होती है, इसीलिए ऐसे बनाया है। सारी फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो सेम कर दी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप फोकस कर रहे होंगे मेरी बातों पे, तो पड़ोसी को नहीं देख रहे होंगे, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में नहीं होंगे, तो पक्का आपको मेरी बात पता चलेगी। ये कुछ ऐसे, मतलब जब मैं इस स्क्रीन को देखूंगा तो इस पे ये दोनों पैटर्न एक साथ बन रहे होंगे, रिफ्रैक्शन का भी, इंटरफेरेंस का। और जब दोनों पैटर्न को मिला के देखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, मैं मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, तो डिफ्रैक्शन का तो बनेगा ही बनेगा। यस, ये डिफ्रैक्शन तो बन ही रहा होगा। दिस, इसके अंदर जब ये सुपर इम्पोज करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब बात है इसलिए ये कैसे होता है, इसकी मैथमेटिक्स आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके रीच के बाहर की बात है। आपको बस कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, और ये जो फूल है इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना है कि ऐसा फूल मिला था अपने ना, फूल की बात कर रहा हूँ, भाव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, तो मैंने कहा कि ये फूल सामने बन गया है। अब बात है सर, इसकी जेई क्वेश्चन क्या पूछती है, जेई क्वेश्चन ये पूछती है बेटा, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो ये पूरी बिट कितनी होगी रिफ्लेक्शन की, दिस इज होगी बीटा सी, और इसकी वैल्यू है 2d लैम्डा डिवाइड बाय स्लिट विड्थ दैट इज a। और इसके अंदर जो इंटरफेरेंस के कई मैक्सिमा बनेंगे, वो नंबर पूछा जाता है कि कितने इंटरफेरेंस के मैक्सिमा इसके अंदर है। अगर मैं एक फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ की बात करूं इंटरफेरेंस वाले, तो वो होता है डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। दिस इज स्लिट विड्थ, दिस इज सेपरेशन। पक्की बात है ना? तो बात है सर, अगर मैं मान लूं कि इसमें n फ्रिंजेस हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं n इंटू डी लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई ए। अरे ये पूरी दूरी, अगर इसमें n फ्रिंज है, n मल्टीप्लाई बाई सिंगल की फ्रिंज है, तो कैपिटल डी ने कैपिटल डी को मार दिया, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, तो फॉर्मूला आया दिस इज 2d। मैं यही आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, जरा एक बार इसे देख लो और प्लीज इसे याद कर लो। 2d बाई ए, दैट इज द नंबर ऑफ फ्रिंज कंटेन इन द सेंट्रल मैक्सिमा। पक्की बात है ना? बस इतना ही अपने को जानना है कि ये कैसा पैटर्न बनता है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लिखा देता, बट थोड़ा समझ लेने में क्या दिक्कत है। हाँ, फिजिक्स की बात हो रही है ना, इतिहास थोड़ी पढ़ाया जा रहा है कि 1526 में युद्ध हुआ था रटलो, खैर उसमें भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इतिहास भी बहुत डेप्थ है अगर पढ़ाया जाए अच्छे से तो, बट थोड़ा से समझने के लिए आ जाओ। तो इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो देखो भाई, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सोचो मैं क्वेश्चन क्या दूंगा, या एनटीए क्वेश्चन क्या देगा, जेई और नीट क्वेश्चन में क्या आएगा। आपको डी दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, कुछ परेशान करना है तो कैपिटल डी और लेमडा भी दे दूंगा, बट मैं तो आपको परेशान करूंगा नहीं, मैं तो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आएगा और जो पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको जेई के पीवाईक्यू, वो कहेंगे आपसे कि ये डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे हो रहा है, इस पे एक वेवलेंथ है, बैठाने के लिए डमी डाटा लेमडा बराबर 500 नैनोमीटर, ठीक है। वो कहेंगे ये जो स्लिट विड्थ है दैट इज ए, दैट इज 1 माइक्रोमीटर, और जो स्लिट सेपरेशन है बी बराबर दिस इज 2 mm। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा
contained in central maxima of diffraction pattern। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा PYQ में, ठीक है। तो ऐसा भी मिलेगा, हो सकता है डाटा चेंज हो बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। तो सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चे, बोले एक लाइन में आंसर। क्या फॉर्मूला बेटा, n बराबर 2d बाई ए, तो हो गया ये आया n इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2 mm, दिस इज टू 10 टू द पावर माइनस 3 a 10 पावर माइनस 6 9 बाई 2। तो n बराबर 4, दिस इज 10 टू द पावर 3, 4000 फिंगर्स। पक्की बात है ना, एक दो नहीं 4000। खैर ये तो डाटा है, अपने को फील करना है कि चीजें रन कैसे कर रही हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पक्की बात है, समझ गए हो ना। चलो मैं और आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा हेडिंग डालो, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कब वैलिड है, कब वे ऑप्टिक्स वैलिड है, दोनों पे बात कर लें। हेडिंग डालना है अपने को मेरे प्यारे बच्चे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। देखो आ जाओ, मैं थोड़ी सी वैलिडिटी की बात करता हूँ। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। चलो आ जाओ, बातें हम वैलिडिटी की बात करने क्यों चाह रहे हैं, क्या रे ऑप्टिक्स फेल भी होती है। हाँ डिपेंड करता है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हम मानते क्या है उस बात को देखना पड़ेगा। जैसे रे ऑप्टिक्स में हमने माना कि अगर मान लो ये कोई स्लिट है, इस पे लाइट आई ऐसे और इधर स्क्रीन है, तो रे ऑप्टिक्स क्या कहती है कि लाइट को सीधा जाना चाहिए यूं। पक्का, अगर रे ऑप्टिक्स सही है, कॉन्सेप्ट वैलिड है कि किस अगर लाइट कहीं आई तो बिल्कुल सीधा जाके स्क्रीन पे हिट करे। बट आपको भी पता है ऐसा तो होगा नहीं ना, लाइट तो बेंड हो जाएगी। देखो लाइट ऐसे आएगी, बेंड होकर के यहाँ चली जाएगी, बेंड होकर के लाइट बेंड होगी, क्यों, क्योंकि डिफ्रैक्शन होगा। अब कोई कह सकता है सर हमेशा होगा, हाँ डिफ्रैक्शन हमेशा होता है। अच्छा डिफ्रैक्शन कराने के लिए कंडीशन था ए कंपेरेबल टू लैम्डा। तो बातें अगर सर लाइट बेंड हो गई तब तो कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा है, फिर कैसे रे ऑप्टिक्स वैलिड है। नहीं बेटा, इसमें भी कुछ एजम्पशंस है, आ जाओ देखें। देखो अगर रे ऑप्टिक्स को वैलिड कराना है तो लाइट को सीधा जाना है, और अगर वेव ऑप्टिक्स को वैलिड कराना है तो लाइट को बेंड होना है। अब बात आई, अगर मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट लगाएं या वेव ऑप्टिक्स के, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट की बेंडिंग कितनी हुई। ज्यादा फैल गई तो वेव ऑप्टिक्स, कम फैली तो रे ऑप्टिक्स। और लाइट फैलेगी कितना वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्क्रीन कितना दूर है। स्क्रीन को अगर देखो पास लाए, मान लो स्क्रीन को ला करके यहाँ रखते हैं 10 जगह, तो अगर यहाँ रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तब तो फैलाव कम हो जाएगा, और पास करोगे तो लगभग सीधे हो जाएंगे। यानी एक बात समझ में आई क्या, कि लाइट का जो फैलाव है वो स्क्रीन की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो स्क्रीन की डिस्टेंस से ये डिसाइड करेगी कि कौन सी ऑप्टिक्स लगेगी। इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रेजनल, उन्होंने एक डिस्टेंस निकाल करके लोगों को फिक्स कर दी कि बेटा ये डिस्टेंस के बाद रे ऑप्टिक्स और इससे पहले वेव ऑप्टिक्स, ये सारी बातें उन्होंने की। क्या काम उन्होंने, तो क्या देख, अगर मान ले बेटा कि ये हुई थी, तो यहाँ कुछ कुछ डिफ्रैक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा मिनिमा ऐसे बन रहे हो। और अगर स्क्रीन को दूर रखोगे तो सेंटर मैक्सिमा बढ़ती चली जाएगी।
टू डी लैम्डा बाई ए डी बढ़ाओगे तो बिट बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा अगर मान लो कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ, ये विड्थ जो स्लिट विड्थ है उसकी डबल हो गई, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स लगाई जाएगी। बात सर ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बुजुर्ग जो कह देते हैं उसे थोड़ा सा मान लिया जाता है, कुछ सोच समझ के बोलते हैं। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो आपको ना बताई हो ना, लेकिन उन्होंने बोला तो कोई लॉजिक। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे ये डबल हो गई, इसके बाद अगर जाओगे तो वेव लगाओगे, इससे पहले हो तो रे ऑप्टिक्स लगाओगे, और इसी दूरी को उन्होंने एक नाम दिया सम्मान में h, और इसी डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रेजनल डिस्टेंस। यही जेड अपने को निकालना है कि कब वेव ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगी, किसके बाद। पक्का कॉन्सेप्ट समझे? रे और वेव में कोलिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ऑप्टिक्स है ना भाई। कोई पूछ सकता है कि वेव ऑप्टिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, क्या दिक्कत आई है तुम्हें? ड्यू टू दिस कि लाइट फैल रही है, रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है सीधी सी। जेड निकाल लेते हैं ना। तो बात आई कि ये अगर 2a करना है तो ये दूरी तो मुझे पढ़ाई गई है। ये दूरी कितनी होती है? दिस दूरी पढ़ाई गई 2d, डी की जगह आज माना जेड दूरी को, इनटू में लैम्डा डिवाइड बाई a, और दिस को किसके बराबर कर देना चाहिए? 2a। तो 2z लैम्डा बाई a बराबर 2a, 2a 2 को मारा तो z बराबर a स्क्वायर। This distance is called as Fresnel distance. Fresnel। अब इस पे क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा आपको, क्यों? अरे यार ए पता है, लैम्डा पता है, तो फिर यहाँ आप निकाल लोगे। चलो, तो ये आपका रहा फ्रेजनल डिस्टेंस। क्वेश्चन आएगा तो तुम इसे संभाल लेना। आई होप आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, संभाल लोगे। तो ये तो हो गया बेटा, वैलिडिटी की बात हमने कर ली। इसमें कोई डाउट होगा किसी में तो मुझसे कांटेक्ट करना, कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा। थोड़ी सी बातें और करते हैं अपन। आ जाओ थोड़ा सा, तब तक आप एक इसे उतारो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो इसे उतार लो। देखो ये बातें हो गई। एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचा हुआ डिफ्रैक्शन में, जिसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट। इन दोनों पे भी थोड़ा सा बातें करते हैं ना। हेडिंग डालो तो बेटा, रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट। हम पढ़ना चाह रहे हैं रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर आप पूरा लिखोगे, मेरी तरह स्टाइल में मालूम, ठीक है? आगे जरा समझे क्या चीज है। पहले बात करते हैं इसमें रिजॉल्विंग लिमिट। आई डोंट व्हाट इज रिजॉल्विंग लिमिट। देखो मैंने आपको ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रखा है, आप चाहोगे तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सर्च करना भाई दीपक सर। पता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान ने हमारी आंखों पे कंडीशन लगाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट से कम एंगल बनाता है हमारी आंखों पे तो हम उसे नहीं देखते। हम 1 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा के ही एंगल पे देखते, ऐसा भगवान ने किया। क्यों किया उसके लिए डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको जरूरत पड़ी आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना करके आपको भेजूंगा कैसा क्यों हुआ, भगवान ने लिमिट क्यों लगाई है। भगवान चाह नहीं रहे थे लगाना, भगवान क्यों लगाएंगे, हम उनके बच्चे हैं, बट उनको लगाना पड़ गया। कुछ ऐसी चीज नहीं, तो 1 मिनट से ऊपर ही हम देख पाते हैं। तो बात है ये जो एंगल है ना जहां तक कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख पाता है वही उसकी रिजॉल्व, वो छोटा से छोटा एंगल अप टू विच
A optical instrument can see a object is called as resolving limit of that. जैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो छोटे से छोटी चीजों को भी देख लेते हैं ना, टेलीस्कोप से बहुत दूर दूर की साफ चीजें दिखाई जाती हैं। उनका जो लगभग लगभग थीटा होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है लगभग लगभग अप्रॉक्स में लिख देता हूँ 1000 के आसपास होता है। यस, मतलब वो इतनी छोटी भी एंगल देखो ना 10⁻³ में जा रहा है, इतने छोटे से एंगल को भी वो देख लेते हैं। और इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, ऐसा कोई वो फिक्स डाटा नहीं है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। मैं आपको ये कन्विंस कराना चाह रहा हूँ कि कितने छोटे एंगल तक अपन देख सकते हैं, वही उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट कहलाती है। तो लिख लो इसकी डिफिनेशन, देखो इट इज द एंगल up to which it is the minimum angle करो, it is the minimum angle up to which a optical instrument can see a object is called as resolving limit of that object। वो छोटा से छोटा एंगल जब तक कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियरली देख पा रहा है, उसी एंगल को उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। ये थीटा जो लिखा हुआ था ये ह्यूमन आईज के लिए, ह्यूमन, और ये टेलीस्कोप के वगैरह के लिए ना, अप्रॉक्स में लिखा है, इसे याद मत कर लेना, जो समझाने के लिए बताया। चलो हाँ, पहला याद कर लेना, 1 मिनट स्टैंडर्ड का। तो बात आई कि सर इसका तो फिर फॉर्मूला भी होगा। हाँ, इसका बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, कुछ क्वेश्चंस भी उस पे आते हैं नीट और जेई में, बट सिर्फ जेई मेंस में, नीट में और जेई मेंस में। एडवांस में ये टॉपिक नहीं है, इसलिए डेरिवेशन करने का कोई खासा फायदा नहीं होगा। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इसे याद कर लो तो फिर क्वेश्चन करके समझते हैं। देखो जो थीटा होता है इसे थीटा बोलते हैं, एंगल है ना, तो जो रिजॉल्विंग लिमिट थीटा होता है, रिजॉल्विंग लिमिट फॉर ह्यूमन आइज या फिर मान लो टेलीस्कोप, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई 8। ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, क्योंकि डेरिवेशन करूंगा तो कुछ गेन नहीं होगा, तो फिर क्यों करें। और नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अगर जरूरत होगी तो मुझे बता लो, ट्राई कर देंगे। बट अभी तो अपना टारगेट है जेई और नीट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर माइक्रोस्कोप का भी फॉर्मूला बताओ। माइक्रोस्कोप के केस में ना बेटा जनरली रिजॉल्विंग लिमिट डिफाइन होती है। अरे सर ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो थीटा होता है बहुत छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोप छोटी से छोटी चीजों के लिए होता है, इसलिए जनरली थीटा इन्हीं के लिए डिफाइन होती है, रिजॉल्विंग लिमिट इसके और इसके लिए। और मैं तो कहता हूँ इसे रिजॉल्विंग लिमिट भी ना लिख करके बेटा थीटा लिखो, क्योंकि थीटा से ही रिप्रेजेंट करना है, तो क्यों इसको इतना बड़ा लिखें। मतलब ह्यूमन आइज और टेलीस्कोप इस एंगल को देख सकते हैं, इस एंगल तक देख सकते हैं, इससे छोटा हुआ फिर तो अंधेरा हो जाएगा, भगवान मालिक को। अगर इसके क्वेश्चन आए लैम्डा पता हो नहीं पता हो, रख सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाए क्वेश्चन करें, पहला क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा मान लो आपकी आंखों का है या फिर मान लो टेलीस्कोप का है। अच्छा यहाँ बात करने ए क्या है, दिस इज लैम्डा और ए। तो लैम्डा क्या चीज है भाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ए है डायमीटर, डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ लेंस।
जो लेंस है उसके अपर्चर का डायमीटर है, मतलब समझे, जैसे लेंस बनता कैसे है, ये स्फीयर है, इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, उन दोनों को पकड़ के जोड़ दिया, तो ये देखो एक क्रॉस सेक्शन बना होगा ना, एक कटोरी टाइप का शेप, बाउल। ये जो इसकी रेडियस है ना, दैट इज द रेडियस ऑफ अपर्चर, और ये जो पूरी दूरी होगी ना, इसी को बोलते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर। इसी की वैल्यू को अपन ए बोल रहे हैं। और ये क्वेश्चन करें तो देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लो ये आपकी आंखें हैं और उसमें एक लेंस लगा है, या मान लो कोई टेलीस्कोप है, चलो टेलीस्कोप ले लो। टेलीस्कोप का जो लेंस है उसका जो डायमीटर है ए बराबर में दैट इज 2 मीटर का अपर्चर। और जनरली देखो देखने की बात हो रही है ना, तो विजिबल रेंज की लाइट ले लो, उस पर लाइट आ रही है लैम्डा बराबर 400 नैनोमीटर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ द लेंथ। ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक लेंस है, इसके रिजॉल्विंग लिमिट या पक्की बात है ना। तो चलो सोल्यूशन, क्या फॉर्मूला भाई, थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बाई ए, तो ये हो जाएगा 1.22, मेरे पहले बच्चे लैम्डा कहाँ लिखा हुआ है, 4 × 10⁻⁻⁷ -7 डिवाइड बाई दिस 2। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कटेगा 0.614 10⁻⁻⁻। तो यहाँ से थीटा कितना है बेटा, थीटा बराबर 424, आ जाएगा 244 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷, और 2 पॉइंट पे डेसिमल 10, इतना रेडियन, मीटर बाई मीटर रेडियन। आई होप आप कंफर्टेबल होंगे, पक्की बात है ना। देख लो एक बार सोल्यूशन, देख लो, देखो सोल्यूशन क्या चल रहा है और बताओ। देख लो मैं हट जा रहा हूँ, चेक करो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे डील कर लेना है। आई होप आप कंफर्टेबल होंगे, कुछ भी नहीं है, लैम्डा ए पता है, उठा करके रख दो, आंसर आएगा। हाँ, इस फॉर्मूले पे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जेई में, जो बार बार आता है, आ जाओ जरा देखने, तो नीट में भी 1-2 बार वो दिखा है, उसे देख लेते हैं। ह्यूमन आइज पे क्या आता है देखो, तो इसी फॉर्मूले का यूज होता है वहां। वो ऐसे पूछता है कि मान लो ये आपकी सुंदर सी आंख है जिसके अंदर एक लेंस लगा है, ठीक है, और मान लो कि इसका जो डायमीटर ऑफ अपर्चर है दिस इज ए, ठीक है, मान लो इसके सामने यहाँ 2 पोल है, ये इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी, और ये वैल्यू मान लेते हैं अपन एक्स है। ये ह्यूमन आई, उसमें लेंस लगा है ना, अब खोल के देखना अपनी आंखें, पता चल जाएगा लेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट डी मिनिमम अप टू विच बोथ द पोल्स आर क्लियरली विजिबल, P1 P2। क्वेश्चन समझे, लिख देता हूं मैं, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ D up to which both the pole is clearly visible। आप फील करके देखो ना कि अगर बहुत पास रख दोगे तो अलग अलग दिखाई मिलेगा ना, सही बात है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, हमारी आंखें देख कब तक पाती है, किस एंगल पर, 10, ये वो एंगल है जब तक हमारी आंखें क्लियरली देख लेती है। एक बार यह एंगल निकाल के इसके बराबर कर दे, देख बेटा, अगर ये पोल P1 यहाँ है तो इससे एक लाइट रे ऐसे आएगी, यस, और इससे एक लाइट रे आएगी ऐसे,
ये दोनों मिलकर के मेरी आंखों पे ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है, समझ में। और ये थीटा लिखना तो बाएं हाथ का खेल है, आजा राइट। थीटा कैसे लिखेंगे? थीटा बराबर लेट जाएगा डी बाई एक्स, पक्की बात है ना। अरे छोटे एंगल की बात हो रही है भाई, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस tan थीटा से। तो ये थीटा किसके बराबर होगा? रिजॉल्विंग लिमिट, तभी तो दिखेगा, उससे छोटा हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला आएगा 1.22 लैम्डा बाई ए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 1.8 बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आते सर क्वेश्चन क्या आता है वहां? क्वेश्चन ये आता है बेटा, ये सब कुछ पता होगा आपको। आपको एक्स पता होगा, आपको ए पता होगा, आपको लेमडा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि डी बताओ, ये रहा आपके सामने। आई होप क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या करना चाहे तो अपन कर सकते हैं, बट इसमें कोई खास मतलब नहीं है। ए पता है, लेमडा पता है, एक्स पता है, फॉर्मूले में प्लेस करो, आंसर निकालो, आंसर आता जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। और थोड़ी सी एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचा हुआ है ना, रिजॉल्विंग लिमिट हो गई, अब क्या बचा है? रिजॉल्विंग पावर। आ जाओ देखो, हेडिंग डालो तो रिजॉल्विंग पावर, आप पूरा लिखो रिजॉल्विंग पावर। क्या चीज है बेटा ये? रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब है? जरा इसे पढ़ो एक बार, शब्द को पढ़ो। रिजॉल्विंग पावर मतलब रिजॉल्व करने की पावर। सोचो दो चीजें अगर पास पास रखी हैं, उन्हें अलग अलग कर देने की जो टेंडेंसी है ना, वही रिजॉल्विंग। लोग कहते हैं हमने उनका मैटर सॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, मतलब सही कर दिया। ये जो पावर है उसको कहीं नहीं मिलता। देखो आगे देखें, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको दो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दूंगा, मैं कहूँ एक की जो रिजॉल्विंग लिमिट है थीटा, वो है 1/10 मीटर, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। और एक मैं कहूँ कि एक का है 1/100 मीटर, दिस इज सेकंड इंस्ट्रूमेंट। यही 1 2 लिख देता हूँ थीटा और थीटा, ठीक है। ये पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप बताओ कौन सा अच्छा है? सोचो कौन सा अच्छा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस लिए लगाते हैं? इसे छोटा से छोटा भी अगर एंगल हो तो दिख जाए, और जितना छोटा एंगल को दिखाएगा अच्छा है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि सर रिजॉल्विंग लिमिट कम से कम हो, तभी तो अच्छा। अरे भाई, अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये है, उसके सामने यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, और अगर ये बहुत पास होंगे तो थीटा तो बहुत छोटा बनने वाला है, और अगर रिजॉल्विंग लिमिट बहुत छोटी होगी तभी इन्हें क्लियर दिखाएगा। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि वही इंस्ट्रूमेंट अच्छा है जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है, सही बात है ना। और सोचो जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है वही तो चीजों को अच्छे से क्लियर के दिखा रहा होगा ना, वो ज्यादा रिजॉल्व कर रहा है, पास पास रखी हुई चीजों को भी क्लियर दिखा दे रहा है, दैट्स रिजॉल्विंग पावर। यानी एक कॉन्सेप्ट चमका हमें क्या, यार जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छी बात है, सोच लो, फिर से बोलता हूँ, रिजॉल्विंग लिमिट कम होने का मतलब छोटे से छोटे एंगल को दिखा देना, एंगल छोटे होने का मतलब ऑब्जेक्ट पास पास होना। सोचो पास पास रखी हुई चीजों को अच्छे से दिखा रहा है, यानी अच्छा रिजॉल्व कर रहा है ना भाई। यानी रिजॉल्विंग लिमिट कम है लेकिन रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, यानी कॉन्सेप्ट बना कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट। आई होप
यू गॉट दिस पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर कॉन्सेप्ट बन ही गया है तो मजा ही आ गया ना। अगर मुझे रिजॉल्विंग पावर चाहिए भाई, जल्दी मैं तो उल्टा कर दूंगा। तो बोल, अगर मैं लिखूं ह्यूमन है या फिर मैं लिखूं टेलीस्कोप के लिए, उल्टा कर दे बेटा, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था 1.22 लैम्डा बाई ए, तो ये आएगा ए डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बाकी बात है मेरे प्यारे बच्चे, बोल दे एक बार, चल यार। और माइक्रोस्कोप के लिए क्या होती है रिजॉल्विंग लिमिट, वो भी लिख देता हूँ। रिजॉल्विंग पावर और ये होती है बेटा 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाई लैम्डा। बस बात है यहाँ पे 2 म्यू साइन थीटा क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। वो आपको दिया जाएगा बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इन सारी चीजों पे थोड़े कम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है रैंक को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, आ जाओ। तो फार्मूला हमने बना लिया ना, सारा फॉर्मूला तैयार है। क्वेश्चन कैसे होगा, वही पुरानी बात कि सर ये दे दो, लैम्डा दे दो, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, मैं बता ही देता हूँ। देखो, आपको लैम्डा दे करके रेशियो पूछा जाता है रिजॉल्विंग पावर का, जैसे फाइंड आउट द रेशियो ऑफ resolving power of two telescope having diameter of aperture is 4 meter into or wavelength of 500 नैनोमीटर। क्या होगा भाई, आंसर बोलो, एक लाइन में बोलो ना। इन सब पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप जब करने जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा कि यार पूरा धुआं धुआं हो गया है। तो बोलो क्या लिखो, तो ध्यान से देखो, दोनों की वेवलेंथ तो एक ही है, डायमीटर अलग अलग है, और रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, वो तो कट जाएगा। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है ए डिवाइड बाई, हो गया काम। तो रिजॉल्विंग पावर, तो अगर मैं लिखूंगा RP1 और RP2 A1, कहाँ भाई 4 2, तो कट जाएगा, तो बात है ना। और अगर डाटा देकर के पूछे क्वेश्चन तो आपके हवाले, ये पता है लेना पता है, प्लेस करो, आंसर निकालो, कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो आप कर ही लोगे, एग्जाम में भी आपको करना है। तो ये सारी कहानी की बेटा हमने डिफ्रैक्शन की ना, हमने डिफ्रैक्शन में ढेर सारे क्वेश्चन किए, सारे कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझा, थोड़ा सा रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट पे भी बात की। एक छोटा सा पार्ट आपका बचा हुआ वेव ऑप्टिक्स में, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसे कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे पूरे धूमधाम से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लेक्चर देखते रहो, ढेर सारे क्वेश्चन करो, खूब प्रैक्टिस करो ना, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। बहुत अच्छे बेटा, बाय बाय।